रीबर्थ ऑफ सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 4 नेक्स्ट मॉर्निंग। रूपाली जब अपनी आंखें खोलती है सुबह 7 बजे तो देखती है कि वह बेड पर अकेली है। रवि जा चुका था। ये देखकर वह उदास होकर अपने पसंद दिए तकिए को उठाकर उसे गले लगाकर बोली, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मेरी सुबह तुम्हारे चेहरे को देखकर होगी, आएगा भी या नहीं। रूपाली फिर बेड से उठकर बोली, चलो तुमसे ऑफिस में मुलाकात होगी और मुझे अपने काम जल्दी करने होंगे, वरना लेट हो गई तो तुम ऑफिस में अलग से सोनाओगे। मुझे पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रूपाली बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में जाते हुए बोली। दूसरी तरफ सिंह विला आर्यन, रवि, दादाजी, गीता, बबीता के साथ राज अंकल और घर के ज्यादातर नौकर सो रहे थे। तभी उनके कानों में शंख की आवाज सुनाई देती है और फिर घंटी बजने के साथ एक मधुर धुन भगवान श्री कृष्ण की गीत के साथ सुनाई देती है। मन में बसा ली तेरी मूर्ति ए मेरे श्याम सलोने उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, ए मेरे श्याम सलोने उतारू मैं तेरी आरती। ये गिरधर गोपाल उतारू मैं तेरी आरती, जिसकी आवाज सुनकर सबसे पहले दादाजी की नींद खुल जाती है। वैसे वो 7 बजे उठ जाते थे, लेकिन रात को लेट सोने से उन्हें नींद आ रही थी। साथ में उनकी दवाई भी चल रही थी जिसका नशा उनके ऊपर रहता है। दादाजी पहले तो कंफ्यूज रहते हैं कि यह सुबह सुबह गाना कौन चला रहा है, और वह उठकर आंखों में अपना चश्मा लगाकर रूम से बाहर आते हुए बोले, घर में कौन इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा है? पूजा पाठ तो करना नहीं है, बस ये सुनते रहो। पर वह जैसे ही सीडीओ के पास आकर सामने भगवान के मंदिर में देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। घर के 2 नौकर और उनकी पोता बहू आरती गा रहे थे श्री कृष्ण की, जिसे देखकर उन्हें आर्यन की मां की याद आने लगती है कि उनकी बहू भी सुबह जल्दी उठ जाया करती थी और उनकी सुबह ऐसे ही मधुर गीत से होती थी। ये सुनकर उनकी आंखों में नमी आ जाती है और फिर वे अपनी आंखों से आंसू साफ कर लेते हैं। तभी पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। दादाजी पलट कर देखते हैं तो आर्यन मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था और फिर वह निहारिका को देखते हुए बोला, दादाजी आपको भी ना मेरी तरह माँ की याद आई ना, जब आपने पहली बार निहारिका जी को आरती करते हुए देखा तो? दादाजी आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, थैंक्स बेटे, मेरे लिए ऐसी पोता बहू लाने के लिए जो मुझे पिछले दिनों में वापस ले जाए। बहुत मिस करता था मैं तेरी माँ की सुबह सुबह आरती को, लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि निहारिका बेटी भी तेरी माँ की तरह अच्छा भजन की आरती करती है। दिल अंदर से खुश हो गया। आर्यन दादाजी की बात सुनकर बोला, तो चलो यहाँ क्यों खड़े, वहीं पर खड़े होकर आरती में साथ देते हैं निहारिका जी का। दादाजी बोले, लेकिन बेटे मैं अभी नहा नहीं है, मंदिर में ऐसे जाना सही नहीं होता। आर्यन दादाजी का हाथ पकड़कर बोला, चलो कोई बात नहीं दादाजी, कल से आप जल्दी उठकर नहा लिया करो, सुबह आज हम दूर से ही आरती कर लेते हैं, मैं भी नहीं नहाया। और वो दादाजी को हाथ पकड़कर नीचे लेकर आता है और मंदिर में सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर, जहां निहारिका आरती गा रही थी। मेरे श्याम गाँव में तेरी आरती, तू ही मेरा मैं तेरी दासी, यह प्रभु गाँव में तेरी आरती। और उसके आरती में पीछे से दादाजी और आर्यन भी तालियां बजाते हुए उनके साथ देने लगते हैं। उसके बाद तो लाइन सी लग जाती है। पहले बाबा यानी राजू अंकल आ जाते हैं और उनके बाद गीता बबीता भी उठकर आ जाती है और सभी पीछे खड़े हो जाते हैं और वे ताली बजाते हुए साथ देने लगते हैं निहारिका का। आरती होने के बाद निहारिका सिर झुकाकर जब पीछे पलटकर सबको देखती है तो वह हैरान रह जाती है। सभी लोग हाथ जोड़ खड़े हुए थे। निहारिका सबसे माफी मांगती हुई बोली, सॉरी, मैंने आपको सबको जल्दी उठा दिया, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की आरती करना बहुत पसंद है, घर पर भी मैं करती थी। निहारिका की बात सुनकर दादाजी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तूने कुछ गलत नहीं किया मेरी बच्ची, बल्कि आज तेरी वजह से हम सब की सुबह इतनी जल्दी और इतनी अच्छी हुई है जिसकी सीमा नहीं है। तूने तो मुझे धन्य कर दिया बेटी, मैं कल से तेरे साथ उठा करूंगा और नहा कर तेरा साथ दिया करूंगा आरती में। दादाजी की बात सुनकर निहारिका मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है दादाजी, फिर मैं आपको उठा दिया करूंगी। तभी गीता बबीता भी निहारिका के पास आते हुए बोली, भाभी हमें भी उठाना, हम भी आपके साथ सुबह जल्दी उठकर आरती किया करेंगे भगवान की। गीता बबीता की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। निहारिका फिर आर्यन को देखती है जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। निहारिका फिर सबको आरती देकर बोली, आप सबकी नींद खुल गई, लेकिन मेरे प्यारे देवर की नींद क्यों नहीं खुली? निहारिका की बात सुनकर आर्यन अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखकर बोला, हाँ आज बड़ी अजीब बात है, वैसे तो उठ जाता था सुबह 7 बजे और तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता था 8 बजे तो अभी तक क्यों नहीं उठा? आर्यन की बात सुनकर दादाजी बोले, लगता है रात को लेट सोया होगा, घर में शादी थी ना, इसलिए कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ ऊपर अपने रूम में नहाने के लिए, तो मैं उसे उठा दूंगा। दादाजी की बात सुनकर निहारिका बोली,
रहने दीजिए दादाजी, मैं जाती हूँ अपने प्यारे देवर के रूम में और उसे उठाकर आरती देकर आती हूँ। उसके बाद मुझे आप सबके लिए नाश्ता तैयार भी तो करना है ना। निहारिका की बात सुनकर गीता बबीता बोली, भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नाश्ता तैयार कर लेंगे, आप जाकर आराम कर सकती हैं अपने रूम में। गीता बबीता की बात सुनकर निहारिका उन्हें घूर के देखते हुए बोली, खबरदार, जो बिना नहाए तुम लोग किचन में गई तो आज के बाद बिना नहाए कोई किचन में नहीं जाएगा। खाना बनाने के लिए जाओ, पहले नहा कर आओ और फिर मंदिर में से भगवान का आशीर्वाद लेकर तब आना किचन में, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, जाओ। निहारिका की बात सुनकर गीता बबीता हाँ मैं सिर हिलाकर चली जाती है अपने रूम में और निहारिका फिर सीडीओ से रवि के रूम में चली जाती है। दादाजी निहारिका को जाते हुए देखकर बोले आर्यन और राजू अंकल से, आर्यन बेटे मुझे सच सच बताना, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली। दादाजी की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है। तो दादाजी आगे बोले, ऐसी बहू में दिया लेकर भी ढूंढता ना तो मुझे नहीं मिलती जिसे तुम पसंद करके लाए हो। सच में तुम्हारी पसंद शुरू से बेस्ट रही है, तुम भी अपने पिताजी की तरह हो जिसने तुम्हारी माँ को चुना था, जो इस घर के लिए बेस्ट थी। अब ये लड़की निहारिका बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई है। भगवान ने मुझे फिर से खुशी दी है, अब बस तुम मुझे पर पोता का मुंह और दिखा दो तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाऊंगा। इतना बोल वे भी सीडीओ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। राजू अंकल दादाजी को जाते हुए देखकर बोले, आर्यन बाबा मैंने पहली बार इतने सालों में तुम्हारी माँ बाप के जाने के बाद बड़े साहब को खुश देखा है। बनना, जिम्मेदारियां और काम में उन्हें इतना घेर लिया था कि वो मुस्कुराना और हंसना तो भूल ही गए थे, लेकिन निहारिका बहू ने फिर उनके चेहरे पर वह मुस्कान और खुशी लेकर आ गई जिसे देखने के लिए मैं तरस गया था। इतना बोल उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आर्यन सबके मुंह से अपनी निहारिका के लिए इतनी तारीफ सुनकर खुश था और वह मुस्कुरा कर बोला, सच बताऊं तो बाबा मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ में निहारिका जी आई है जो हर तरह से बेस्ट है। आर्यन की बात सुनकर राजू अंकल मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आप तो विश्वास कर लो कि तुम हमेशा ही अपने लिए बेस्ट सुनते हो और इस बार आप अपने लिए और इस घर के लिए रौनक लेकर आए हो जो सबके जीवन में खुशियां भर देगी। राजू अंकल की बात सुनकर आर्यन बस मुस्कुरा देता है। निहारिका जब आरती की थाली लेकर रवि के रूम में पहुंचती है तो वह ये देखकर हैरान हो जाती है कि रवि बेड पर उल्टा सो रहा है, केवल अंडरवियर में। ये देखकर निहारिका अपनी आंखों के आगे हाथ रखती हुई बोली, ये भगवान, ये लड़का इस तरह क्यों सोता है। निहारिका फिर गहरी सांस लेकर अंदर आते हुए बोली, रवि उठो, तुम इतना लेट तक क्यों सो रहे हो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। निहारिका आरती की प्लेट को साइड टेबल पर रख रवि के सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जिसे सुनकर रवि नींद में ही बोला, सोने दो भाभी, अभी तो 6 ही बजे है। और वो उसकी गोद में सिर रख लेता है। निहारिका रवि को ऐसा करता देखकर बोली, अरे अलसी राम उठ जाओ, सुबह 7:30 बजने वाले हैं और मुझे भी टाइम हो रहा है, मुझे नाश्ता बनाना है सबके लिए। रवि निहारिका की बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर पहले निहारिका को देखता है और फिर ये देखकर वो कपड़े नहीं पहने हुए तो वह जल्दी से उठकर अपने ऊपर चादर डालकर बोला, क्या भाभी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था आने से पहले, और मैं भी ना ऐसे कैसे सो गया। रवि की बात सुनकर निहारिका मुस्कुराते हुए उसकी सिर के बालों में हाथ फिरती हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस तरह मत सोना, सीधे सोया करो, तुम्हारी सेहत के लिए सही रहेगा। और ये आरती की थाल रखी है, नहाकर आरती लेकर थाल वापस लेकर आना, मंदिर में रखना हाथ जोड़कर, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक है ना। निहारिका मुस्कुराते हुए खड़े होकर बोली, जिसे सुनकर रवि पहले आरती की थाली और फिर निहारिका को जाते हुए देखकर हाँ मैं सिर हिला देता है। निहारिका रूम से बाहर आकर सीडीओ की तरफ जाने लगती है, तभी वह अपने रूम से निकल रही होती है। इस समय आर्यन रूम का डोर खोलता है और उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लेता है और डोर बंद कर उसे गेट से चिपका कर बोला, वैसे तुम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रही घर में सबकी, और मेरे बारे में सोचा ही नहीं, ना मुझे गुड मॉर्निंग किस दिया, ना मुझे उठाया। आर्यन निहारिका की कमर पर हाथ फेरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। निहारिका आर्यन के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डालकर उसके गाल पर किस करती हुई बोली, तो लो ये रहा आपका गुड मॉर्निंग किस, और अब मुझे छोड़े जाने दो, मुझे काम है। निहारिका आर्यन को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, जिसे देखकर आर्यन नामे अपना सिर हिलाकर उसे फिर से अपने करीब लाकर बोला, या नहीं बल्कि यहाँ किस चाहिए मुझे। आर्यन अपनी एक उंगली को अपने होठों पर रख निहारिका से बोला, जिसे सुनकर निहारिका हैरान रह जाती है। निहारिका फिर आर्यन को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं करना आपको किस, आपने अभी नहाया भी नहीं होगा, जो पहले ब्रश करो और नहाओ तब आना किस लेने।
इतना बोलो वो रूम का डोर खोलकर जाने लगती है। आर्यन हैरान था निहारिका की बात सुनकर। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर चेक करता है उसके मुंह से बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जल्दी से निहारिका का हाथ पकड़ लेता है, उसे बाहर जाने से रोककर वापस अंदर खींचकर डोर बंद करके फिर से उसे चिपका कर बोला, गेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपसे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर निहारिका की किस का इंतजार करने लगता है। निहारिका समझ चुकी थी कि वो तब तक नहीं जा सकती जब तक वो इस आदमी को किस देनी देगी, और वैसे भी उसे लेट हो रहा है। इसलिए वो गहरी सांस लेकर अपने होंठ आर्यन के होठों पर रख फिर उन्हें दूर करने के लिए जैसे ही पीछे होती है उससे पहले ही आर्यन निहारिका के सिर के पीछे हाथ रख और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख उसे खुद से चिपका कर किस करने लगता है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मतलब इस आदमी ने उसे धोखा दिया है। जब कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं तो निहारिका आर्यन को घूर के देखती है, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराकर उसे देखता है और निहारिका गुस्से से आर्यन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, मैं आपको देख लूंगी, मेरे साथ चीटिंग की है ना आपने। निहारिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने क्या किया, आपने ही तो मुझे किस किया, मैंने तो बस आपके किस में आपका साथ दिया। आर्यन की बात सुनकर निहारिका बहुत ज्यादा छिड़ जाती है और वो रूम का डोर खोलती कर बाहर जाती हुई बोली, मुझे अब आपसे बात ही नहीं करनी गंदे आदमी। निहारिका को इस तरह जाते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर आर्यन हंसने लगता है। पता नहीं उसे क्यों आप मजा आने लगा निहारिका को चिढ़ाने में। दूसरी तरफ शुक्ला विला घर के बाहर समीर की लग्जरी और नई कार आकर रुकती है, जिसे उसने 2 दिन पहले ही उठाया था। मैं निहारिका को बेच हुए पैसे से वो ऑल इंडिया से वापस आया था, लेकिन उसने सोचा क्यों ना निहारिका के परिवार को बता दिया जाए कि उनकी बेटी कहाँ है, वरना वे लोग उसका दिमाग खाते रहेंगे फालतू में। समीर कार से उतरकर अपने आंखों में चश्मा लगाकर बढ़िया स्टाइल में घर के अंदर इंटर होता है और घर के अंदर आकर सामने सोफे पर बैठते हुए जोर से राजीव जी को आवाज लगाते हुए बोला, कहाँ हो बूढ़े, 2 दिन से मुझे कॉल करके मुझे परेशान कर रखा है तूने, अब कहाँ है, आओ पहले बात कर लो। और समीर की आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने रूम से निकलकर बाहर आने लगते हैं। राकेश जी और रवीना जी पहले आकर हैरानी से रवि के सामने खड़े हो जाते हैं, उसे देखते हुए कि यह आदमी तो और ज्यादा अमीर लगने लगा। मनीष भी जो परेशान था अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया की वजह से, वह भी जब समीर को ऐसे कपड़ों में और इतनी स्टाइल में देखता है तो उसे जलन होने लगती है उससे। आखिर में मीना जी के साथ राजीव जी अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए समीर को देखते हैं, जिसे देख राजीव जी गुस्से में बोले, समीर क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैं तुम्हें इतने कॉल कर रहा हूं, तुम मेरे कॉल कट रहे हो और मैंने जो पूछा उसका भी जवाब तुमने सही नहीं दिया। मैंने कहा कहाँ है मेरी बेटी निहारिका, मैंने तुम्हें उसे बेचा तो एक जिम्मेदारी पर बेचा कि मुझे पता कि तुम उसे सेव रखोगे। इतना बोल वे समीर के सामने सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और मीना जी बाकी सभी के साथ साइड में खड़ी हो जाती हैं। समीर एक नज़र सभी को देखकर फिर राजीव जी की तरफ देख अपने एक पैर पर दूसरा पर रख स्टाइल में उनसे बोला, पहली बात आपको कोई हक नहीं है ये पूछने का कि आपकी बेटी कहाँ है, क्योंकि आपने उसे 500 करोड़ में मुझे बेच दिया था। और दूसरी बात यार, वह अब मेरी प्रॉपर्टी थी, मुझे उसका जो करना था मैंने कर दिया। तुम लोगों को मुझसे क्या मतलब, मैंने जो पैसे दिए उनसे एंजॉय करो ना, वह मुझे भी करने दो, क्यों मुझे कॉल करके बार बार परेशान कर रहे हो। समीर की बात सुनकर सभी लोग अपना सिर नीचे कर लेते हैं। राजीव जी समीर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, देखो से मेरी बेटी, मुझे पता है कि अब उसे पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना मैं एक बाप हूँ और बाप का दिल अपनी बेटी के लिए मचल रहा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या वह ठीक है। इतना बोलूं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर मीना जी भी उनके नाटक में साथ देते हुए उनके पास आकर उनकी आंखों से आंसू साफ करते हुए समीर से दुखी होकर बोली, देखा समीर ऐसे ही रोए जा रहे हैं, कल से पता नहीं उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज में, ना सही से खा रहे हैं ना सो रहे हैं और नींद में भी निहारिका निहारिका बोले जा रहे हैं। सच बताऊं तुम मुझसे इनकी ये दिशा देखी नहीं जाती, इसलिए मैं भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, प्लीज हमें बताओ तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया। समीर राजीव जी और मीना जी का नाटक देखकर गहरी सांस लेकर बोला, यार तुम लोग एक नंबर की नौटंकी बाज हो, मतलब कोई नहीं मिला तो मेरे साथ ही गेम खेलना शुरू कर दिया। समीर की बात सुनकर रवीना जी बोली, नहीं समीर जी, दीदी और जीजा जी सही बोल रहे हैं, उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए का और वे लोग निहारिका के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज तुम बता दो कि वह कहाँ है। रवीना जी की बात सुनकर समीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो बोला, ओके ओके मैं बताता हूँ वैसे भी, और वह जहाँ है वहाँ तुम लोग क्या शायद मैं खुद ना पहुँच सकूँ। समीर की बात सुनकर कंफ्यूज होकर राजीव जी बोले, मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओ तुमने उसके साथ क्या किया।
समीर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने अपनी मर्जी से किया। मैंने तो उसे मना किया था कि वह मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसे अपनी रखेल बनाकर रख लूंगा हमेशा के लिए, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी तो उसके पास दूसरा रास्ता ये था कि मैं किसी और को उसी बेच दूं डबल प्राइस में। समीर की बात सुनकर सभी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी उन लोगों का शक सही था, निहारिका को बेच दिया इसने। समीर सबके चेहरों के भाव देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मैंने उसे नीलाम किया जिसमें मुझे पूरे 1500 करोड़ रुपए मिले, इसकी बदले जीने में अभी खर्च करने पर लगा हूं और कुछ उनको मैं इन्वेस्ट कर दिया तो मेरी लाइफ तो मजे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे 500 करोड़ में मजे में ही होंगे। चलो बाय, अब सब यही खत्म करते हैं। आज के बाद ना मैं तुम्हारा ना तुम मेरे, तो आज के बाद में तुम लोगों को नहीं जानता तो गलती से मुझे कॉल नहीं करना और मेरे पास तो आने की कोशिश भी मत करना, वरना जेल में भिजवा दूंगा, समझे आप लोग। समीर गुस्से से सब की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, सोफे से खड़े होकर। सभी लोग समीर की बात सुनकर हैरान थे कि इस आदमी ने उनके साथ गेम खेल लिया इतना बड़ा, मतलब उन्हें आधे पैसे भी नहीं मिली और इसने पूरे 1500 करोड़ रुपए कमाए निहारिका के बदले। काश उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया होता तो भी सभी करोड़ों में खेल रहे होते, सभी सोच ही रहे होते हैं। पर फिर जैसे ही वे समीर को जाते हुए देखते हैं तो राजीव जी सोफे से खड़े होकर बोले, रुको समीर, एक मिनट। समीर जो मेन डोर की तरफ जा रहा था वो राजीव जी की बात सुनकर वहीं रुक जाता है और पलटकर उन्हें देखता कंफ्यूज होकर। तो राजीव जी उसके पास आते हुए बोले, तूने मेरे साथ जो गेम खेला है ना, वह अच्छा नहीं किया रे समीर। अब मुझे अपनी बेटी किसी भी हालत में चाहिए वापस। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर झूठा केस कर दूंगा कि तुमने मेरी बेटी को बेच दिया। समीर राजीव जी की बात सुनकर हैरान रह जाता है और बाकी सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निहारिका उनके पास फिर से आ जाएगी जिसे वो फिर से बेच देंगे, फिर नीलामी करेंगे उसकी। सब अपने मन में यही लड्डू पका रहे थे, तभी उनके कानों में समीर की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो हंसते हंसते पागल सा हो रहा था। और समीर को हंसता देखकर राजीव जी गुस्से से उसे घूर के देखते हुए बोले, हंसो मत, मैं सच बोल रहा हूँ। शुक्ला परिवार में अभी इतनी दम है कि वह अपनी बेटी को वापस अपने घर ला सकता है। तो राजीव जी की बात सुनकर समीर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, 1 मिनट, 1 मिनट यार, मुझे अपनी हंसी को कंट्रोल करने दो। समीर फिर अपने चेहरे पर सीरियसली भाव लाकर सभी को घूर के देखते हुए राजीव जी से बोला, ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम सभी लोग उम्र भर के लिए जेल में जाओगे। क्योंकि याद करो, निहारिका को बेचने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर राजीव जी आपके और मीना जी आपके दोनों के साइन थे, जो आप लोगों ने खुशी खुशी किए थे, याद है या भूल गए। समीर की बात सुनकर सबके चेहरे के मुस्कान गायब हो जाती है और वहां पर डर वाले भाव आ जाते हैं, जिन्हें देखकर समीर फिर से हंसने लगता है और फिर एकदम गुस्से से सब की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तो मेरी बात याद रखना, समीर के खिलाफ जाने की सपने में भी मत सोचना, बनना ऐसा फंसाऊंगा केस में, ऐसा फंसाऊंगा कि सब लोग जेल में चक्की पीसेंगे पूरी उम्र और कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि इस शहर में इतनी औकात किसी में नहीं है जो समीर के खिलाफ जाकर तुम लोगों को बचा सके। इतना बोल समीर अपनी आंखों में चश्मा लगाकर पलट कर चला जाता है और सभी लोग बस हैरानी और डरे से सहमे खड़े रहते हैं। राजीव जी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह समीर उन्हें धोखा दे सकता है। अगर उन्हें पहले पता होता ना कि समीर ऐसा कर सकता है तो वह कभी उसे अपनी बेटी नहीं देते। मनीष गुस्से से सोफे पर बैठते हुए बोला, मैंने पहले कहा था आप सभी को कि यह समीर कमीना है जो बहुत जल्दी रंग बदलेगा, देखा अब लगा दिया ना, करोड़ों का चुना पैसे भी ले गया और हमारे सोना देने वाली मुर्गी को भी किसी और को बेच दिया। मनीष की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। राजीव जी भी परेशान होकर सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। सभी को परेशान देख मीना जी बोली, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते, कोई तो रास्ता होगा ना, उसे लड़की को वापस लाने का सोचो। और सभी सोच में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रवीना जी सोचकर बोली, एक रास्ता है, लेकिन काम करेगा कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। रवीना जी की बात सुनकर राकेश जी बोले, तुम बताओ तो काम करेगा या कि नहीं करेगा, वो हम सब डिसाइड कर लेंगे। राकेश जी की बात सुनकर मनीष बोला, हाँ मामी जी, आप बस अपना आइडिया बताओ। सभी हाँ में सिर हिलाकर रवीना जी को देखने लगते हैं। सिंह विला हाल में डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर आर्यन, दादाजी, रवि, गीता, बबीता और निहारिका की बहुत जिद करने के बाद बाबा भी बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। निहारिका सबकी प्लेट में नाश्ता दे रही थी। एक तरह से उसकी पहली रसोई थी जिसमें उसने काफी सारी चीज बनाई थी, समोसा, पोहा, राव, खीर
और दो आइटम और थे जिन सबको देखकर सब हैरानी से पहले अपनी प्लेट में देखे और फिर सामने खड़ी निहारिका को जो उन लोगों को मुस्कुराते हुए देख रही थी और वो सभी को नाश्ता ना करते हुए देखकर बल्कि खुद को देखता देखकर सभी से बोली, अरे आप लोग मुझे ही देखोगे कि नाश्ता भी करोगे, बताओ मैं कैसा नाश्ता बनाती हूँ। निहारिका की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। रवि एक समोसे को उठाकर उसे खाते हुए बोला, लो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथों में जादू है, जादू आपसे अच्छा कोई खाना बना ही नहीं सकता, आप बेस्ट हो। और वह निहारिका की तारीफ पर तारीफ करते जा रहा था, जिसे देखकर निहारिका उसे रोकते हुए बोली, ओके मुझे पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे बाकी लोगों से भी जानना है। इतना बोल वो दादाजी को देखती हैं जो पोहे लेकर पहले निवाला अपने मुंह में रखते हैं और फिर उसे खाने लगते हैं। और सभी लोग दादाजी को देख रहे थे जो एक चम्मच खाने के बाद निहारिका को हैरानी से देखे जा रहे थे, जिसे देख निहारिका के चेहरे पर घबराहट वाले भाव आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग दादाजी को देखते हैं कि वह क्या बोलने वाले हैं। दादाजी बोले, पहले मुझे केवल शक था पोता बहू, लेकिन तुम्हारे हाथ का नाश्ता करके अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भगवान ने मेरी बहू यानी आर्यन की माँ को तेरे रूप में फिर से इस घर में भेज दिया है। तुझ में सारे गुण हैं उसके, वह भी सुबह उठकर आरती करती थी भगवान श्री कृष्ण की और ऐसा ही टेस्टी खाना बनाती थी और उसके हाथ का स्वाद तेरे हाथ में आ गया, बल्कि तेरी हाथों में तो आर्यन की दादी माँ की भी झलक दिखती है। अब मुझे इस घर की कभी चिंता नहीं रहेगी, ना इन बच्चों की, क्योंकि तेरे होते हुए ये लोग कभी दुखी या परेशान नहीं रहेंगे, हमेशा खुश और खाने से संतुष्ट रहेंगे। इतना बोल वे अपनी कुर्ते की पॉकेट में से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे निहारिका के आगे करते हुए बोले, ये लो मेरी बच्ची, तेरे लिए तेरी पहली रसोई का नेक। अगर तेरी दादी माँ या आर्यन की माँ जिंदा होती तो तुझे हार गहने पता नहीं क्या क्या मिलता, लेकिन वे लोग तो इस दुनिया में नहीं है। और रही गहने और हार की, तो अब इस घर में जो भी है वो सब तेरा ही है। दादाजी की बात सुनकर रवि को अपनी माँ और दादी माँ की बहुत याद आने लगती है। रवि तो एक पल के लिए अपना सिर नीचे करके अपनी आंख में आए आंसू साफ कर लेता है। निहारिका दादाजी के हाथ में सोने का सिक्का देखकर और उनकी बात सुनकर आर्यन को देखते हैं तो आर्यन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है कि उसे दादाजी से इस गिफ्ट को ले लेना चाहिए, यह उसका हक है। और आर्यन का इशारा समझकर निहारिका मुस्कुराते हुए दादाजी के हाथ से वो सोने का सिक्का ले लेती है। दादाजी फिर सभी को देखकर बोले, तुम लोग भी मेरा मुंह मत देखो, मेरी पोता बहू को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो जो हमेशा से याद रहे कि उसने जब सबके लिए पहली बार खाना बनाया था तो किसने उसे क्या क्या दिया। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। समीर कंफ्यूज होकर बोला, पर दादाजी हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास थोड़ी सोने के सिक्के हैं। हाँ अगर भाभी चाहे तो मैं उन्हें शॉपिंग करा सकता हूँ, उन्हें जो खरीदना जो खरीद लेना। समीर की बात सुनकर दादाजी उसे डांटते हुए बोले, चुप कर नालायक, मैंने कहा ऐसी चीज जो उसे याद रहे ये सब देने के लिए तो उसका पति है उसके पास। दादाजी की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी बाबा अपने गले में से एक ताबीज निकालते हुए बोले, बहू रानी मेरी ज्यादा की हैसियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, ये ताबीज तुझे हर बुरी नजर से और बुरे लोगों से बचा कर रखेगा। निहारिका मुस्कुराकर उस ताबीज को लेकर अपने गले में पहनते हुए बोली, थैंक्स बाबा, ये मेरे लिए सबसे स्पेशल है। बाबा मुस्कुरा देते हैं। फिर गीता बबीता एक दूसरे को देखते हैं और निहारिका को देखकर बबीता बोली, भाभी हम लोगों के पास भी ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग भी आज आपको यह वचन देते हैं कि हम भी आपको रवि भैया की तरह भाभी माँ मानेंगे, अपनी माँ की तरह आपकी पूजा करेंगे और आपकी हर एक बात को पूरा करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। निहारिका उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराकर उनके पास आकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम दोनों ने तो मुझे बहुत ऊंचा पद दे दिया, क्योंकि हर किसी को माँ का पद नहीं दिया जाता, इसलिए थैंक्स, पर मैं चाहूंगी कि तुम मुझे अपनी दोस्त जैसी समझो। निहारिका की बात सुनकर दोनों मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती हैं। आर्यन और रवि ही बचे थे। रवि निहारिका को देखकर बोला, भाभी माँ का पद मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था, तो ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, और पैसे आप लोगी ही नहीं क्योंकि आपके पति के पास मुझसे भी ज्यादा पैसे हैं। रवि आर्यन को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जिसे देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और आर्यन उसे घूर के देखता है। तो रवि अपने दांत दिखा देता है और वो निहारिका को देखकर आगे बोला, मेरे पास माँ की दी हुई एक अनमोल निशानी है जिसे मैं आपको देना चाहता हूँ भाभी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये मेरे किस काम की, मैं माँ को लौटा दूंगा, पर माँ तो कुछ दिन बाद चली गई थी मुझे छोड़कर, लेकिन अब जब माँ आपके रूप में मेरे पास आई है तो मैं ये चीज आपको वापस लौटा रहा हूँ। इतना बोल वो अपने गले से एक सोने की चेन निकालकर निहारिका के आगे कर देता है, जिसे देखकर निहारिका आर्यन के पास आकर उसके सिर के बालों में हाथ फिरते हुए बोली,
नहीं रवि, मुझे यह नहीं चाहिए क्योंकि इससे तुम अपनी माँ से दूर हो जाओगे, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। भले ही वे अब जिंदा ना हो, लेकिन मैं एक अच्छी बहू होने के नाते अपनी सासू माँ से उनके बच्चों को कभी दूर नहीं करूंगी, बल्कि उनके करीब लाकर उन्हें याद करूंगी। और निहारिका की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। रवि फिर कंफ्यूज होकर बोला, तो भाभी फिर आपको क्या चाहिए, आप ही मुझे बताइए, मैं तो सोच सोच कर मेरा सिर दर्द करने लगा। समीर की बात सुनकर निहारिका हंसते हुए बोली, मुझे तुमसे ये चाहिए कि तुम जल्दी से उसे इस घर में लेकर आओ जिसका इंतजार तुम्हें है, अब मुझे भी है। निहारिका की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सभी को देखकर निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो बस अपने देवर जी की शादी की बात कर रही थी। जिसे सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। अब केवल आर्यन बचा था और सब लोग उसे देखते हैं क्योंकि वो सबसे स्पेशल है, तो स्पेशल गिफ्ट ही निहारिका को देगा। निहारिका अभी आर्यन को देखती है तो आर्यन अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी को निकालकर निहारिका के आगे कर देता है, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। रवि बुरा सा मुंह बनाकर आर्यन को देख बोला, क्या भाई आपने भाभी को ये दी, यह अंगूठी तो मैं भी दे सकता था, इतना छोटा सा गिफ्ट दे रहे हो भाभी को। आर्यन जो निहारिका के शौक चेहरे को देख रहा था वह मुस्कुरा कर बोला, यह इनके लिए इनका सबसे बड़ा और कीमती गिफ्ट है, क्योंकि यह इनकी माँ की एक लौती निशानी है जो मुझे मिली थी उनके घर पर। आर्यन की बात सुनकर सब निहारिका को देखते हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह नम आंखों से उसे अंगूठी को देखे जा रही थी। निहारिका की आंखों में आंसू देखकर सभी को एहसास हुआ कि सब लोग उसमें तो अपनी माँ या दादी माँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका क्या, वह भी तो अपने माँ बाप को याद करती होगी, उसे भी तो अपनी माँ की प्यार की जरूरत है और जिसे कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। निहारिका की आंखों में आंसू देख रवि भी नम आंखों से आर्यन को देखता है और उसे इशारे में कहता है कि वह उसकी भाभी माँ को शांत कराए, क्योंकि उसने ही उसकी भाभी माँ को उनकी माँ की याद दिलाई है, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगी है। आर्यन रवि का इशारा समझकर और फिर सभी लोगों खुद को घूरता देख को जैसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। आर्यन ये सब देखकर गहरी सांस लेकर खड़ा हो जाता है और निहारिका के पास आकर उसे बीच वाली कुर्सी पर बिठाकर उसकी हाथ की उंगली में वह अंगूठी पहनाते हुए बोला, मैं यह अंगूठी आपके सामने इसलिए नहीं लाया कि आप मेरी सासू माँ को याद करके इस तरह रो, बल्कि मैं ये चाहता था कि आपके पास ये हमेशा रहे और आप भी कभी खुद को अकेला महसूस ना करें कि आपके पास माँ नहीं है। इतना बोल वो उसकी आंखों से आंसू साफ कर देता है और उसके आगे नाश्ते की प्लेट रख उसमें नाश्ता परसते हुए बोला, लो आप भी खाओ, साथ में आपका भी यह हक है कि आप सबके साथ नाश्ता करें बैठकर। हम लोगों को कोई नौकरानी नहीं चाहिए, बल्कि इस घर को संभालने वाली चाहिए जो सबको खुश रखकर उससे ज्यादा खुद खुश रहे। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराकर निहारिका को देखते हैं जो नामे सिर हिला रही थी, लेकिन आर्यन के घूरने पर चुपचाप नाश्ता करने लगती है और ये देखकर आर्यन भी अपनी कुर्सी पर बैठकर सभी के साथ नाश्ता करने लगता है। नाश्ता होने के बाद दादाजी और बाबा दादाजी के रूम में चले जाते हैं। रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है और निहारिका को शॉपिंग के लिए आर्यन बोलता है ताकि वो उसके लिए रोज में कपड़े पहनने के लिए लाए, जिसके लिए वो गीता बबीता को भी साथ ले जाता है ताकि वे लोग उसकी मदद कर सकें। और सभी आर्यन की कार में बैठकर एक अच्छी सी बड़ी सी शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ शुक्ला निवास में रवीना जी सभी को अपना प्लान बताना शुरू करती है। वो बोली, देखो हमारे पास सब एक ही रास्ता बचा है कि वह लड़का जिसके साथ मनीष ने निहारिका को देखा था और वह निहारिका को अपनी बीवी बोल रहा था, हमें उसे लड़के के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि वह जरूर बहुत अमीर होगा और हम लोग निहारिका से माफी मांगकर उसे लड़की को दामाद बना लेंगे और प्लान शुरू करेंगे जिससे वह लड़का हमारी मदद करेगा पैसे से और हम लोग किसी न किसी बहाने उसी से पैसे मांगते रहेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले निहारिका को अपने बस में लेना होगा क्योंकि एक वही है जो हमारा प्लान फेल कर सकती है। रवीना जी की बात सुनकर सभी हैरान और शौक थे और फिर सब उसकी प्लान के लिए ताली बजाते हैं कि बेस्ट प्लान है। मीना जी बोलती है कि केवल राजीव जी हैं जो निहारिका को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं और बाकी हम उसे लड़के को तो मीठी मीठी बातों में फंसाए लेंगे। मीना जी की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मीना जी फिर मनीष से बोलते हैं कि वो शॉपिंग मॉल में जाकर निहारिका और उसे लड़के के बारे में पूरी जानकारी ले, जिसे सुनकर मनीष हाँ मैं से हिलाकर तैयार होकर निकल जाता है उस शॉपिंग मॉल के लिए। आर्यन की कार आकर शॉपिंग मॉल के आगे रुकती है और जिसमें से निहारिका गीता बबीता उतरकर मॉल के अंदर चली जाती है और उनके पीछे आर्यन भी जाने लगता है और उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद मनीष भी पहुंच जाता है। टैक्सी वाले को उसका किराया देकर वह लगता है और अंदर आकर सीधा उस तरफ जाने लगता है जहां पहली बार उसने निहारिका को उसे लड़के आर्यन के साथ देखा था, मास्क वाले।
इस बार लेकिन निहारिका गीता बबीता के कहने पर उसे तरफ ना जाकर सिंपल एरिया में चली जाती है जहां पर आम लोग शॉपिंग कर रहे थे। वीआईपी एरिया में ना जाकर और मनीष सीधा लिफ्ट से वीआईपी एरिया की ओर चला जाता है जिससे वह लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। आर्यन उन तीनों को समझा रहा था कि वह यहाँ परेशान हो जाएंगे, वहां पर उन्हें बैठे बैठे सब कपड़े मिलेंगे देखने के लिए। जिस पर निहार का बुरा सा मुंह बनाकर उससे कहती है पीछे पलटकर, ओके तुम जाओ, जाकर कार में बैठो, हम कर लेंगे शॉपिंग, बस अपना बैंक कार्ड दे दो मुझे। निहारिका अपना हाथ आगे करके बोली और उसके पीछे खड़ी गीता बबीता बस मुस्कुराकर आर्यन की शक्ल को देख रही थी जो निहारिका को घूर के देखता है उसकी बात सुनकर। निहार का आर्यन के चेहरे को इग्नोर करके बोली, घूर क्या रहे हो, मुझे अपना बैंक कार्ड दो जल्दी, उसके बाद आप फ्री हो। आर्यन नामे सिर हिलाकर आगे बढ़ते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो जो लेना है मुझे बताना, मैं उसका सबका पे कर दूंगा। गीता बबीता हैरानी से आर्यन कोई देख रही थी जो उनकी निहारिका भाभी को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी निहारिका आर्यन से बोली, आप वहां कहां जा रहे हो, वहां जेंट्स के कपड़े हैं, हमें लेडीज कपड़े चाहिए, इधर आओ। निहारिका की बात सुनकर आर्यन के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पीछे पलटकर उन्हें देखते हुए बोला, अच्छा मुझे लगा जेंट्स कपड़े लेनी है इसलिए इधर चला गया, बाकी कोई बात नहीं है। इतना बोल वो दूसरी साइड जाने लगता है। गीता बबीता जो हैरान थी आर्यन की बात सुनकर वो आर्यन को दूसरी तरफ जाता हुआ देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। तभी निहारिका चिढ़ते हुए बोली, अरे उधर बच्चों के कपड़े हैं, क्या मैं आपको बच्ची दिख रही हूं जो मेरे लिए वहां पर कपड़े लेने जा रहे हो। निहारिका की बात सुनकर आर्यन आगे देखता है तो वहां पर सारे बच्चों के ही कपड़े टंगे हुए थे। ये देखकर आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है, यार आज उसे हो क्या रहा है। निहारिका फिर गीता बबीता से बोली, छोड़ो उन्हें, उन्हें बच्चों के कपड़े लेने दो, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग यहाँ शॉपिंग करेंगे। निहारिका लेडीज कपड़ों को देखते हुए उसे तरफ जाते हुए गीता बबीता से बोली। गीता बबीता अपनी हंसी कंट्रोल करके निहारिका के पीछे जाने लगती हैं। आर्यन भी अपनी आंखें खोलकर पलटकर उनके पीछे जाने लगता है। उसे पता है कि उसे नहीं पता कि कहाँ कौन से कपड़े रखे हैं तो वो क्यों आगे आगे चल रहा था, और वो उन तीनों के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है जहां भी निहारिका के लिए पहले कुछ साड़ी देखी है, फिर सलवार सूट और फिर उसके बाकी के कपड़े और भी उन्हें ले लेकर आर्यन को पकड़ाए जा रही थी। तीनों को देखकर आर्यन कंफ्यूज था, क्या वो इन लोगों का कुली बनकर आया है और एक दो जोड़ी कपड़े की बात हुई थी ना, अब लगता है पूरा शॉपिंग मॉल खरीदने के चक्कर में ये लोग। गीता बबीता और निहारिका आर्यन को हाथों में बैग पकड़कर पूरे मॉल में यहां से वहां घूमती है, कभी यहां कभी वहां कभी वो। आर्यन को तो लग रहा था कि निहारिका अपनी पूरी लाइफ की शॉपिंग एक ही दिन में करने वाली है। गीता बबीता बार बार पलटकर आर्यन को देख रही थी जो बैग तंग कर परेशान हो चुका था उनके पीछे घूम घूम के भी। पर निहारिका थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसके कपड़ों की शॉपिंग हो गई तो वह अपने लिए सैंडल, जूती और चप्पल देखने लगी। उनके भी यह एक दो बैग हो चुके थे जिन्हें गीता बबीता ने भी पकड़ लिया था, क्योंकि आर्यन की हाथ फूल हो चुके थे। अब केवल निहारिका ही बची थी जिसके हाथ खाली थे। आर्यन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसने सबसे बड़ी गलती करी, इन लोगों के साथ शॉपिंग आने की। इन लोगों को अपना कार्ड दे देता वही अच्छा रहता, अब उसे उसकी सजा मिल रही है। निहारिका फिर टेडी बियर लेने के लिए पहुंच जाती है तो वह अपने हाथ में एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आर्यन को दिखाते हुए बोली, ये कैसा है, अच्छा है ना। आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन आप इसका क्या करोगी, आप बच्ची थोड़ी हो जिसके साथ खेलोगे। आर्यन की बात सुनकर निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्यों, क्या बच्चे ही खेलते हैं, और वैसे भी जब यह मेरे पास रहेगा तो मुझे आपकी याद नहीं आया करेगी। निहारिका की बात सुनकर और उसकी शक्ल देखकर गीता बबीता मुस्कुराने लगती है और आर्यन घूर के उसे टेडी बेयर को देखता है जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह चाहता था कि निहारिका उसे याद करे जब वो उसके पास ना हो। तो अगर यह टेडी बेयर उसकी जगह ले लेगा तो उसका प्यार तो बच जाएगा ना। इसलिए आर्यन जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं, हमें ये टेडी बियर नहीं लेना, इसे वापस रख दो, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आऊंगा, बाहर से ऑर्डर करूंगा, यहाँ से नहीं, बाहर के अच्छे आते हैं। आर्यन की आवाज सुनकर गीता बबीता अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि एक टेडी बियर से जलने लगा उनका भाई। निहारिका आर्यन की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे आपके बाहर के टेडी बियर नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद आ गया तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, वरना मुझे नहीं करनी है शॉपिंग, सब वापस कर दो, जाओ। निहारिका गुस्सा होती हुई बोली, और उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि टेडी बियर के लिए उसने शॉपिंग करने से ही मना कर दिया।
आर्यन निहारिका के पास आकर अपने हाथ में लिए बैग को नीचे रखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो निहारिका जी, मैं सच में आपके लिए अच्छा सा टेडी बियर लेकर आऊंगा, प्लीज इसे मत लीजिए। पर निहारिका आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है, मुंह फुलाकर किसी छोटी बच्ची की तरह। निहारिका का ऐसा रूप किसी को समझ में नहीं आता कि निहारिका एक छोटी बच्ची की तरह क्यों जिद कर रही है। आर्यन को भी जाने कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि कभी कभी निहारिका एक बच्ची की तरह व्यवहार करती है, लेकिन आर्यन इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए निहारिका की बात मानकर बोला, अच्छा ठीक है ले लो, लेकिन याद रखना जब मैं आपके पास आऊं तो यह आपके पास नहीं होना चाहिए, रूम में। आर्यन की बात सुनकर निहारिका खुश होकर उसके गले लगकर बोली, थैंक्स मेरी जिद पूरी करने के लिए हब्बी। इतना बोलो उसके गाल पर किस कर देती है। आर्यन निहारिका के ऐसे करने से और उसके मुंह से सबके सामने हब्बी शब्द सुनकर हैरान खड़ा रहता है। निहारिका आर्यन के गले लगाकर फिर उसे याद आता है कि उसने क्या बोल दिया, और वो उससे दूर होकर अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि आसपास जितने भी लोग थे वे सभी उन्हें ही देख रहे थे मुस्कुराते हुए। गीता बबीता भी मुस्कुरा देती है। आर्यन फिर मुस्कुरा कर अपने हाथों में बैग लेकर सभी की शॉपिंग की पेमेंट कर देता है और वे लोग वहां से वापस आ जाते हैं। जब भी लोग शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, इस समय उनके पीछे से परेशान चेहरा लिए मनीष भी आ रहा होता है, जिसने अपनी पूरी ताकत और कोशिश लगा ली थी, जहां तक कि मैनेजर के पैर भी पकड़ लिए थे, लेकिन उसे आर्यन के बारे में कुछ हाथ नहीं लगा था। और वह उदास सा चेहरा लेकर जब मॉल से बाहर आता है तो देखा है कि दो लड़कियां और एक लेडी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है, और एक आदमी जिसके आंखों पर मास्क था वह उनके बैग लेकर गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख रहा था। मनीष पहले तो ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। जब वो उसे लड़के के मास्क पर गौर डालता है तो उसे याद आता है कि उसे दिन भी जो आदमी ने निहारिका को अपनी बीवी बोल रहा था उसके चेहरे पर भी ऐसा ही मास्क था। मनीष फिर साइड में छुपकर गौर से उसे औरत को देखता है जो साड़ी पहने हुए खड़ी थी। निहारिका भी एक नजर आसपास देखने के लिए पलटती है। इस टाइम मनीष निहारिका को देख लेता, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह खुश हो जाता है कि क्या किस्मत है कि उसे निहारिका और वह मास्क वाला लड़का मिल गया, और भी दो लड़की शायद उसकी लड़के की बहनें होगी। वो मार्क्स वाला लड़का फिर उन दोनों लड़कियों को पीछे बैठने को बोलता है और निहारिका को अपने साथ आगे सीट पर बैठने को बोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जाकर निहार का कार का डोर खोल एक नज़र फिर आसपास दिखती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जिसे कोई उन्हें चुप कर देख रहा हो। और जब निहार का मनीष की तरफ देखती है तो मनीष जल्दी से और छुप जाता है पूरी तरह से, और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। निहारिका उसे तरफ गौर से देखती है, लेकिन जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो उसे लगता है कि शायद उससे ही ऐसा लग रहा है, वो इसलिए वो कार में बैठकर डोर बंद कर देती है। आर्यन उसे सीट बेल्ट लगाने को बोलता है तो निहार का हाँ मैं सिर हिलाकर सीट बेल्ट लगा लेती है, जिसे देखकर आर्यन कार को सिंह मिला की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा देता है। और कार के जाने की आवाज सुनकर मनीष जल्दी से वहां से बाहर आता है और सामने रोड पर आकर एक टैक्सी वाले को रोककर उसमें पीछे सीट पर बैठकर टैक्सी वाले को कहता है कि उसे कार का पीछा करे। वो टैक्सी वाला पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर जब मनीष उसे पहले पैसे पकड़ाता है तो वो खुश होकर जल्दी से टैक्सी को कार के पीछे लगा देता है। आर्यन की कार में आर्यन कार ड्राइव करते हुए निहारिका को देखता है, जिसके चेहरे पर कंफ्यूज वाले भाव थे, जिन्हें देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ। निहारिका आर्यन की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आकर उसे देखकर बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई हमें चुप कर देख रहा था, लेकिन मैं आसपास देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा कि वहां कोई नहीं था, जबकि दिमाग बोल रहा है कि वहां कोई था। आर्यन निहारिका की बात सुनकर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं, अगर कोई होगा भी तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप चिंता मत कीजिए। निहारिका बस हाँ मैं सिर हिला देती है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से श्योर नहीं हुई थी। गीता बबीता जो पीछे बैठकर निहारिका और आर्यन को देख उनकी बातें सुन रही थी, वे लोग भी निहारिका से बोलती है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, भाई की होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी सिंह परिवार से टक्कर लेने की दम किसी में नहीं है। और उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगती है। मनीष टैक्सी वाले को बार बार बोल रहा था कि वो जल्दी चलाए, वो कर आगे नहीं जानी चाहिए, जिससे टैक्सी वाला परेशान हो रहा
था और उसका मन कर रहा था वह इस आदमी को यही उतार दे, लेकिन जब भी वह ऐसी करने की कोशिश भी करता तभी मनीष अपनी पेंट की पॉकेट से 100 रुपए की पट्टी निकालकर उसके आगे कर देता, जिससे वह टैक्सी वाला लालच में आकर वापस टैक्सी भगाने लगता पूरी स्पीड से। कुछ देर बाद आकर आर्यन की कार सिंह बुला के अंदर घुस जाती है मेन डोर से और टैक्सी वाला अपनी टैक्सी बाहर ही रोक देता है, जिसे देखकर मनीष टैक्सी से उतरकर इस बड़े से महल को देखने लगता है, जिसे देख उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। सिंह ग्रुप की बिल्डिंग के बाहर रूपाली की कार आकर रुकती है, जिसमें से वो तेजी से उतरती और बिल्डिंग की मेन गेट से अंदर आते हुए अपनी कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड की तरह फेंकती हुई बोली, इस पार्क कर देना प्लीज। और फिर तेज कदमों से कंपनी के अंदर चली जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी चाबी को अपने हाथ में पकड़कर कंफ्यूज होकर इस लड़की को जाती हुई देखकर बोला, एक तो घर से लेट आती है, ऊपर से उनकी कार को भी मैं पार्क करूं। और वो बुरा सा मुंह बनाकर बिल्डिंग से बाहर आकर रूपाली की कार को पार्किंग एरिया में ले जाकर पार्क कर देता है। रूपाली तेज कदमों से अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखकर लिफ्ट की तरफ जा रही थी। वो पूरे 15 मिनट लेट हो चुकी थी और उसे पता था कि अब रवि उसे नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं क्यों उसका प्यारा सा रवि कंपनी में उसका खड़ूस बॉस क्यों बन जाता है। और वो लिफ्ट के आगे खड़ी होकर लिफ्ट के नीचे लाने का बटन प्रेस कर रही थी। इस समय एक कंपनी का स्टाफ लड़का जो दिखने में थोड़ा हैंडसम था, वह अपने हाथ में एक फाइल लेकर रूपाली के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे जल्दी जल्दी बटन प्रेस करता हुआ देखकर बोला, अरे आराम से, तुम्हारे ऐसा करने से लिफ्ट जल्दी नहीं आएगी और तुम इतनी घबराई हुई क्यों, क्या तुम्हारा पहला दिन है और तुम लेट हो गई ना। रूपाली उसे लड़के की बात सुनकर बोली, हाँ, और बॉस ने मुझे बोला था कि उन्हें लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। वो लड़का रूपाली को डरा हुआ देखकर और उसके चेहरे पर घबराहट हो वाले भाव देखकर बोला, अरे तो क्या होगा, तुम्हारा पहला दिन है ना, पहले दिन कुछ नहीं होता, देखना बॉस तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और अगर बोलेंगे भी तो चिंता मत करो, मैं भी बॉस के ही केबिन में जा रहा हूँ इस फाइल पर उनके साइन लेने के लिए, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं बहुत सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और बॉस मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, तो तुम चिंता मत करो। अपने पास खड़े लड़के की बात सुनकर रूपाली बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे पता है किस लड़के को सच नहीं पता कि इसका जो बॉस है ना वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो वह उसे नहीं छोड़ने वाला। रूपाली के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह लड़का भी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम नहीं हो ना। तब तक लिफ्ट नीचे आ जाती है और उसमें से दो लड़कियां बाहर निकल जाती हैं और उनके जाने के बाद ही रूपाली जल्दी से अंदर घुस जाती है और रूपाली के साथ वह लड़का भी अंदर चला जाता है। और लिफ्ट बंद होने के बाद जिसे ही वो जाने लगती है तो रूपाली उसे लड़के को देखकर बोली, रूपाली नाम है मेरा। रूपाली की बात सुनकर वह लड़का रूपाली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ही रूपाली, मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं इस कंपनी का एचआर हेड हूँ। रूपाली उसे लड़के की बात सुनकर मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाते हुए बोली, वाह, तो आप हेड हो और मैं रवि सर की सेक्रेटरी रूपाली। अजय रूपाली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो कल इंटरव्यू सेक्रेटरी के लिए भी हुआ था इसलिए उसने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख लिया, अच्छा है। रवि सर बहुत अच्छे और सिंपल और कभी कभी मजाक भी करते हैं, तो तुम निश्चित रहो वह जाना अड्डू और गुस्सैल नहीं है। रूपाली अपना हाथ पीछे लेते हुए फिर से बस मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रवि कैसा है। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हुए लिफ्ट से आर्यन के केबिन के बाहर आ जाते हैं। अजय केबिन का डोर लॉक करता है तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है, कमिंग, जिसे सुनकर अजय मुस्कुराते हुए रूपाली को अपने पीछे आने का इशारा करके केबिन के अंदर आ जाता है। रूपाली भी मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि रवि लैपटॉप में देखते हुए उसकी कीबोर्ड पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था, जिसकी आवाज इतनी कड़क थी कि एक पल के लिए अजय को भी डर सा लगा, लेकिन फिर वह हिम्मत करके रवि के टेबल के पास आकर बोला, सर आपकी इस फाइल पर साइन चाहिए थे, और इतना बोल वह कुर्सी पर बैठने लगता है। तभी रवि अपना सिर ऊपर करके उसे घूर के देखते हुए बोला, मिस्टर अजय मिश्रा, क्या आप भूल रहे हैं कि इस कंपनी का बॉस कौन है, और क्या मैं आपको बैठने को बोला, और क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अपने बॉस के आगे कुर्सी पर तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक वो इजाजत न दे दी। अजय अपने बॉस की गुस्सैल आवाज सुनकर उसे बुरा लगता है क्योंकि पहली बार उसके बॉस ने उसे इस तरह से बात की थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए माफी मांगकर खड़ा हो जाता है। रवि उसे घूर के देखते हुए उसके फाइल को भी चेक करता है और फिर से अजय को घूर के देखते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि इस महीने का डाटा पिछले महीने से कम क्यों आया और यह गिरावट लगातार चली आ रही है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या तुम्हें काम वाम करना है कि नहीं। रवि की बात सुनकर अजय हैरान रह जाता है क्योंकि ज्यादा नहीं 1.5% कमी है, जिसके लिए रवि कभी उसे पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज वो इस लड़की के आगे की उसे इतना डांट रहा है।
अजय को समझ नहीं आ रहा था और अजय को कुछ ना बोलता देखकर रवि गुस्से से उसे फाइल को बंद करते हुए बोला, इसे लेकर जाओ और जब तक मुझे ये डाटा सही नहीं मिलता तब तक मेरे पास साइन करने के लिए मत आना, अंडरस्टैंड? निकालो। रवि गुस्से से अजय को केबिन से बाहर जाने को बोलता है तो वो हाँ मैं सिर हिलाकर उस फाइल को लेकर अपना सिर नीचे करके पलट जाता है और वह बिना रूपाली को देखकर सीधा केबिन से बाहर निकल जाता है तेज कदमों से। रूपाली रवि को अजय के ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर अंदर से कांप उठी थी। उसने पहली बार रवि को इतने गुस्से में देखा था और उसे डर लगने लगा था, इसलिए वह चुपचाप अपना सिर नीचे करे खड़ी थी और उसका मन कर रहा था कि वह यहाँ से भाग जाए या धरती फटे और उसमें समा जाए। कम से कम इस गुस्सैल आदमी से तो बच पाएगी जो छोटी सी गलती पर किसी को भी इतना डांट देता है। अजय के जाने के बाद रवि रूपाली को देखा जो डरी सहमी सी अपना सिर नीचे करे हुए खड़ी थी और वह से बोला, मिस रूपाली क्या आप इस टाइम ऑफिस आएंगे? क्या आपको नहीं पता कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है और क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा बार बार कि ऑफिस टाइम पर आया करें? रवि के इन शब्दों को सुनकर रूपाली समझ गई थी कि अब उसे भी बुरी तरह से डांट पड़ने वाली है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है और रवि आगे कुछ बोल पाता तभी उसके कानों में रूपाली के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। रवि फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि उसने अजय और रूपाली को लिफ्ट में कैमरे से मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाकर बातें करते हुए देख लिया था, इसलिए उसको इतना गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही अजय के साथ ऐसा व्यवहार किया था, बल्कि गुस्सा उसे रूपाली पर आ रहा था जिससे उसने कुछ बोला भी नहीं और उसने रोना शुरू कर दिया। रवि फिर अपने कुर्सी से खड़ा होकर रूपाली के पास आने लगता है, जिसकी कदमों की आवाज सुनकर रूपाली पीछे जाती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कल से पक्का जल्दी आऊंगी। रूपाली रोते हुए बोल रही थी और अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी और उसकी बात सुनकर रवि हैरान होकर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। रूपाली फिर अपने कदम पीछे लेते हुए डोर से टकरा जाती है और तब वह अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है तो रवि उसके पास आकर खड़ा हो चुका था। रूपाली की आंखों में आंसू थे और वो नम आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। रवि अपना एक हाथ ऊपर करता है ताकि वह रूपाली के आंख से आंसू साफ कर सके तो रूपाली को लगता है कि रवि उसे मारना चाहता है, इसलिए वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है कसके। ये देखकर पहले तो रवि हैरान होता है लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो कुछ सोचकर अपने होठों को उसके चेहरे के पास लाकर उसके गाल पर आए आंसुओं को अपनी होठों से अंदर ले लेता है, जिसका एहसास रूपाली को होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रवि उसकी बहुत करीब था और उसके होंठ उसके गाल पर थे। रूपाली ये देखकर कंफ्यूज थी कि रवि क्या उससे नाराज नहीं है। तभी रवि दूसरे गाल से भी आंसुओं को पीकर फिर अपने होंठ रूपाली के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर रूपाली अपनी आंखें बंद कर लेती है तो रवि उसके होठों पर हल्का सा चूमकर वापस अपना चेहरा पीछे लेते हुए बोला, आगे से मेरे अलावा किसी गैर मर्द से इतनी हंस के बात की तो तुम्हें सजा मिलेगी, इस बार माफ कर रहा हूं। रवि की बात सुनकर रूपाली अपनी आंखें खोलकर रवि को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि वह थोड़ी देर पहले लिफ्ट में अजय के साथ मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, इसका मतलब इस आदमी ने उन्हें देख लिया था। रवि रूपाली के चेहरे के भाव देखकर उसे कमर से पकड़कर उसे खुद से चिपकाकर उसकी सिर के वालों में हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, देखो वैसे तो मैं बहुत मजा किया और अच्छा बॉस हूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किसी और से हंसकर बात करो। मैं तो कह रहा हूँ तुम बात ही मत करो, तुम इस जॉब के लिए मेरे लिए सिलेक्ट की गई हो, तुम मेरी पर्सनल हो, बाकी क्या करती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करती हो, किससे बात करती हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आगे से ध्यान रखना, वरना इस बार तो मैंने उसे छोड़ दिया था, अगली बार उसने तुमसे बात की और तुमने भी उसे हंस के बात की तो याद रखना उसकी जॉब जाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। रवि की गुस्से भरी बात सुनकर रूपाली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है हैरानी से और वो जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, ओके मैं समझ गई, मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी पक्का, पर आप मेरी वजह से किसी को जॉब से मत निकालना। इतना बोल रूपाली रवि के गले लग जाती है, जिसे देख रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रूपाली को अपने बाहों में भर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड गर्ल, इसी में सबकी भलाई है। रूपाली रवि की बात सुनकर और कसके उसके गले लग जाती है। वो रवि का ये रूप फिर कभी नहीं देखना चाहती थी, चाहे फिर उसे सबसे बात करना हो, क्यों ना छोड़ना पड़े तो अब किसी से भी नहीं बोलेगी, बस उसका रवि गुस्सा ना हो उससे। रवि समझ चुका था कि शायद उसने अपनी रूपाली को कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। शुक्ला निवास। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे निहारिका के बारे में। राजीव जी उदास थे। मीना जी और रवीना जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर राजीव जी को रवीना की बोली, आप जीजा जी ज्यादा चिंता मत कीजिए, निहारिका खुश ही होगी उसे अमीर लड़के के पास, अब हम ये सोचे कि हम लोग उस तक कैसे पहुंच सके।
रवीना जी की बात सुनकर राजेश जी बोले, पता नहीं लेकिन मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है मेरी बेटी नहीं निहारिका के लिए शायद हमने उसके साथ बहुत बुरा किया और कहीं हम फिर से उसकी लाइफ में जाकर उसे परेशान ना करें। राजीव जी के मन में निहारिका के लिए बेटी प्रेम उत्पन्न होते हुए देखकर राकेश जी, रवीना जी और मीना जी तीनों के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। रवीना जी और राकेश जी अपनी बहन मीना जी को इशारा करते हैं कि अपने पति के दिल में उनकी बेटी के लिए जो प्रेम भावना उत्पन्न हो रही है उसे पर रोक लगाए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सोने देने वाली मुर्गी से प्रेम हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और उन दोनों का इशारा समझकर मीना जी, जो कि राजीव जी के पास में बैठी थी, वो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, देखिए आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए, इन सब के लिए आपसे ज्यादा तो दोषी मैं हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि सौतेली माँ अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती है और निहार का भी तो यही सोचती है। मेरे बारे में जो होगा वह मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आप दुखी मत हो, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मीना जी की बात सुनकर राजीव जी उन्हें देखकर बोले, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ आपने कभी मेरी बेटी निहारिका के साथ कभी सौतेला जैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन वही इतनी बिगड़ चुकी थी, आपसे बदतमीजी करना और मुंह चलाना उसका काम हो गया था रोज का। इसे देखकर मैं परेशान था और शायद उसे इसी चीज की सजा मिल रही है कि उसने अपनी माँ को माँ नहीं माना। राजीव जी की बात सुनकर मीना जी उनके गले लगकर रोने लगती हैं, जिसे देखकर राजीव जी उनके पीठ पर एक हाथ रख प्यार से बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता है अब तक वो सुधर गई होगी। देखना अब आपसे मिलेगी तो आपकी बहुत इज्जत करेगी और माफी भी मांगेगी कि हम लोगों से अपनी बदतमीजी के लिए, क्योंकि बच्चों को जब तक बाहर का माहौल नहीं दिखाया ना जाए तब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि दुनिया कैसी है, और वो घर वालों को कुछ नहीं समझती थी, इसलिए वो अब सुधर गई होगी। मीना जी राजीव जी के सीने से लगे हुए हैं। सामने बैठे राकेश जी और रवीना जी को देखकर मुस्कुरा देती है। इसे देखकर दोनों भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और रवीना जी बोली, जीजा जी आप सही कह रहे हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं और निहारिका जैसी भी थी, हमारी इकलौती बेटी है, मैं भी उसे अपनी बच्ची जैसा प्यार देने की कोशिश की, लेकिन भले ही उसने मेरी इज्जत नहीं की, लेकिन मैं तो उसे अपनी बेटी माना था ना, और मुझे भी हमेशा ही लगता है कि वह सुधर चुकी है। हम लोगों को अब उसे जल्दी से ढूंढना है और जिस अमीर लड़के से उसने शादी की उसे ही अपना दामाद बनाकर अपने घर लाना है, उसे भी पता चले निहारिका का कितना अच्छा परिवार है। रवीना जी की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और सभी मनीष के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मेन डोर खोलकर मनीष भागते हुए अंदर आते हुए बोला, मॉम डैड मामा मामी, वो निहारिका और वह लड़का। वो उन लोगों को सोफे पर बैठा हुआ देखकर बोलता है। मनीष को इतनी तेजी में अंदर आते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर राजीव जी बोले, पहले तुम सांस ले, आराम से पानी पी और सोफे पर बैठकर बता हमें कि तुझे क्या पता लगा अपनी बहन के बारे में। जिसे सुनकर सभी लोग मनीष को ऐसा ही करने को बोलते हैं, लेकिन मनीष ना में सिर हिलाकर बोला, खबर इतनी बड़ी और अच्छी है कि आप लोगों को बताने के लिए मैं अभी एक सेकंड का भी इंतजार नहीं कर सकता। मनीष की बात सुनकर सभी कंफ्यूज होकर मनीष को देखते हैं और मीना जी उससे बोली, तू बोलेगा कि हुआ क्या है। अपनी माँ की बात सुनकर मनीष बोला, मुझे निहारिका के बारे में पता चला है ना, और जो मैंने अपनी इन आंखों से देखा है वह अभी तक मुझे एक सपना सा ही लग रहा है, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मनीष की गोल गोल बातें सुनकर राजीव जी थोड़े गुस्से में बोले, तू बताएगा भी क्या हुआ है, और तूने जो सपना देखा है जो भी है तो बता हमको। राजीव जी की बात सुनकर मीना जी उनका हाथ पकड़कर बोली, शांत रहिए आप, वह कितना घबराए होगा और हैरान है, उसे थोड़ा टाइम दीजिए तब बोलेगा। मीना जी की बात सुनकर राजीव जी मनीष को देखते हैं जो किसी सपने में खोया हुआ लग रहा था। ये देखकर वो बोले, तुम अपने सपनों में बाद में चले जाना, पहले हम लोग को बता दे। और राजीव जी की आवाज सुनकर मनीष अपनी सोच से बाहर आकर बोला, बड़ा सा महल जिसकी सुरक्षा करने के लिए कई सारे सिक्योरिटी गार्ड और महल के बीच में एक बड़ा सा गार्डन और गार्डन के बाद बना एक बड़ा सा घर, नहीं नहीं महल, हाँ वह महल ही था। और उसकी बातें सुनकर बाकी सभी अपना सिर पकड़ लेते हैं, ये लड़का तो सच में अपना सपना बताने लगा। राकेश जी थोड़े गुस्से लेकिन प्यार से बोले, देख मेरे प्यारे और बेवकूफ भांजे, तू ये सपना अपने पास ही रख, हमको जो बता दे तू देख कर आया, और तुझे तेरी बहन के बारे में क्या पता लगा है वो बता। राकेश जी की बात सुनकर बाकी सब भी मनीष को देखते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं।
जिसे देखकर मनीष बोला, तो और मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, निहारिका के बारे में तो बता रहा हूँ। वह महल की मैं बोल रहा था, उसमें निहारिका का उसे लड़के के साथ रहती है, यानी हमारी निहारिका की शादी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक सिंह परिवार, जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की हालत खराब हो जाती है, वो उसे घर की बहू बनी है। यानी निहारिका ने जिससे शादी की है वो सिंह परिवार का बेटा है, और सिंह परिवार कुछ छोटा मोटा परिवार नहीं है, वो एशिया में नंबर 1 पर आता है परिवार। मनीष की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सभी लोग सोफे से खड़े होकर बोले, पागल हो गया है क्या तू, नालायक, बेवकूफ, और इसी तरह की 4-5 गालियां और देते हैं वे लोग मनीष को, क्योंकि ज्यादा ही बड़ी बड़ी फेंक रहा है। राजीव जी बोले, तुझे पता भी है सिंह परिवार कौन है, जिसके घर के हम नौकर तक नहीं बन सकते। अरे समीर जैसे लोग तो उनके गार्ड रह चुके हैं, यानी कि हम जितने महीने के कमाते हैं ना, वो इतनी सैलरी तो अपनी नौकरों को देते हैं, और तू गधा बोल रहा है कि उसे परिवार में निहारिका की शादी हुई है। फिर लोग क्या पागल हैं या उनकी सटक गई है, जो दिल लोग ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे जिसका कई मर्दों के साथ संबंध है और वह नीलामी में बेचने के लिए गई थी। राजीव जी थोड़े गुस्से में बोलते हैं ये सब, और उनकी बात सुनकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिसे सुनकर मनीष बोला, हाँ यही हाल मेरा भी हुआ था जब मैं टैक्सी वाले से सुना था सिंह परिवार के बारे में, और मैं निहारिका और उसे लड़के की कार को अंदर जाते हुए देखा था, उसे बड़े से महल के। मनीष की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। मीना जी तो अपने मुंह पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर बोली, मतलब सबसे ज्यादा किसी का भला होगा तो वह उसे लड़की निहारिका का हुआ, और यहाँ हम बैठकर उसकी चिंता कर रहे हैं, वह तो बल्कि महलों में राज कर रही है। मीना जी को ऐसा करते हुए देखकर और उनकी बात सुनकर बाकी लोग भी सोफे पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं निहारिका और उसकी लाइफ के बारे में। और उन्हें सोचता हुआ देखकर मनीष बोला, अपने सपनों को याद करते हुए, कि निहारिका के आगे आगे पीछे ही नौकरों की लाइन लगी होगी, मुझे तो लगता है उसे रूम में बैठे बैठे ही सब चीज मिल जाती होगी, और पैसे तो वह जितना चाहे उतना खर्च कर ले, तब भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी थोड़ी भी। मनीष की बात सुनकर बाकी सब भी अपने ही मन में इमेजिन करने लगते हैं निहारिका की लाइफ के बारे में, और सभी लोग खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रवीना जी अपनी सोच से बाहर आकर बोली, अच्छा ये सब तो ठीक है, ऐसा क्या करें कि हम उन लोग उनके साथ ऐसी लाइफ जी सके, क्योंकि हम लोगों की हालत ऐसी ही नहीं है कि हमें उसे घर के अंदर भी जाने देवे, यानी महल के। रवीना जी की बात सुनकर सभी अपनी सोच से बाहर आकर इस बारे में सोचने लगते हैं। मनीष बोला, आपने सच बोला मामी, उसे महल के गार्ड ही हम लोगों को भगा देंगे, हमारे लिए उसे घर में जाना बहुत मुश्किल है। मनीष की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि वे लोग उसे घर में कैसे जाएं, और बिना जाए तो काम बनेगा नहीं। राजीव जी बोले, हमें उसे घर के सबसे बड़े सदस्य यानी मिस्टर सिंह से मिलना होगा, और उन्हें बताना होगा कि हम उनके घर के बहू के रिश्तेदार हैं खास, और एक बार हमने उन्हें बता दिया तो वह जरूर हमारा स्वागत करेंगे और हमें पूरे वेलकम करेंगे अपने बड़े से घर में। फिर तो आप लोगों को पता है कि हम सबकी लाइफ में चांदी ही चांदी है। राजीव जी की बात सुनकर रवीना जी हंसते हुए बोली, चांदी नहीं बल्कि सोना, बोलो सोना ही सोना होगा, हम लोगों के पास भी खूब सारे नौकर और एक से बढ़कर एक कार, सब कुछ होगा। उसकी की बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और वे लोग प्लान तैयार करने लगते हैं सिंह विला में इंटर होने का। यहाँ ये सब प्लान कर रहे थे और दूसरी तरफ निहारिका और आर्यन इन सबसे अनजान अपने रूम में थे। पूरे बेड पर निहारिका ने शॉपिंग किए हुए कपड़े और बाकी सब फैला के रखा था, और वह उन्हें देख देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर कपड़ों की घड़ी करके एक साइड रखती जा रही थी। सामने आर्यन सोफे पर बैठा था, जिसे निहारिका का ये सब करना बहुत अच्छा और प्यारा लग रहा था, क्योंकि वह हर एक चीज को उठती पहले उसे पहनती, फिर उसे दिखाकर बोलती, देखो अभी मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर आर्यन मुस्कुराकर उसे इशारे में कहता कि वो बहुत अच्छी लग रही है, तो वो खुश होकर उसे साइड में रखती थी घड़ी करके, और फिर दूसरा कुछ उठाकर उसे पहन के दिखाती। सब होने के बाद निहारिका उन कपड़ों को जाकर अलमारी में रख देती है और बाकी का सामान जैसे उसकी जूते सैंडल बेड के नीचे साइड में रख देती है। टेडी बेयर को उठाकर उसे खुद से चिपका कर बोली, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हें कहीं नहीं रखने वाली, तुम हमेशा मेरे पास और मेरे करीब रहोगे। और निहारिका के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर सोफे पर बैठा आर्यन, जिसके हाथ में फोन था और वो किसी से मैसेज पर बातें कर रहा था, वो गुस्से से उसे घूरने लगता है। आर्यन के घूरने के बाद भी निहारिका उस पर ध्यान नहीं देती है और वह टेडी बेयर को खुद से चिपका कर उससे प्यार भरी बातें किए जा रही थी, जिससे जलन के मारे आर्यन का दिमाग खराब हो रहा था और वह अपना फोन साइड में फेंक देता है गुस्से में। जिसकी आवाज सुनकर निहारिका कंफ्यूज होकर आर्यन को देखकर बोली, हब्बी क्या हुआ, आपने अपना इतना महंगा फोन क्यों तोड़ दिया, मुझे दे देते, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। निहारिका उदास होकर बोली।
और निहारिका की बात सुनकर आर्यन गुस्से से सोफे से खड़े होकर बोला, नहीं दूंगा आपको फोन लाकर। अभी तो आप मेरा प्यार इस टेडी बेयर को दे रही हो, कल को मैंने आपको फोन लाकर दे दिया तो पता नहीं आप किस किस से ऐसी बातें करोगी, तब मेरा क्या होगा। निहारिका को पहले तो आर्यन की बातें समझ में नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन फिर आर्यन के बात समझकर वो गुस्से से घूर के देखने लगती है, जो अब बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गया था। निहारिका फिर आर्यन की तरफ अपने पास रखा एक तकिया फेंकती हुई बोली, तुम गंदे आदमी, तूने क्या बोला मुझसे कि मैं फोन पर किसी और से भी ऐसी बातें कर सकती हूँ। आर्यन निहारिका के फेंकी हुई तकिए को कैच करके बोला, हाँ और नहीं तो क्या, अभी जब तुम मेरे सामने टेडी बेयर को बेबी सोना और पता नहीं क्या क्या बोलकर उसे प्यार भरी बातें कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे भी तो कर सकती हो ना। आर्यन की बात सुनकर निहारिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर उसके चेहरे पर सीरियस भाव आ जाते हैं और वह टेडी बेयर को दूर फेंक कर बोली, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना कि मैं आपके अलावा भी किसी और से बात कर सकती हूँ अगर आपने मुझे फोन लाकर दे दिया तो। आर्यन, जो निहारिका की बातों को पहले सीरियसली नहीं ले रहा था, वो उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखा है और उसका सीरियसली चेहरा देखकर उसे समझ आता है कि उसने गुस्से में क्या बोल दिया। आर्यन फिर देखता है कि निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगी है। ये देखकर वो उसके पास आते हुए बोला, अरे नहीं निहारिका जी, रोना बंद कीजिए, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी, विश्वास नहीं होता तो आपसे शादी थोड़ी करता। इतना बोल जैसे ही वो उसकी कंधे पकड़ने वाला होता है तो निहारिका उसके सीने पर हाथ रखो से पीछे धक्का देती है, जिससे आर्यन बेड पर लेट जाता है और वह हैरानी से निहारिका को देखता है जो रो रही थी। और वह आर्यन को गुस्से में देखते हुए बोली, दूर रहा हो मुझे पर शक करने वाले आदमी, तुम भी और मर्दों की तरह बुरे हो, तुम मुझ पर शक करते हो ना, और इसीलिए मुझे शॉपिंग मॉल में नया फोन नहीं दिलाया। मैं इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मुझे आप बाद में लाकर दोगे, लेकिन सच तो अब पता चला कि आप चाहते ही नहीं है कि मेरे पास फोन हो, वरना मैं किसी और से बात करने लगूंगी ना, यही सोच रहे थे ना इतनी देर से। निहारिका आर्यन की ऊपर बैठकर गुस्से उसे घूर के देखते हुए बोली। और निहारिका की यह बात सुनकर और उसे ऐसा करते हुए देखकर आर्यन हैरान था कि यह लड़की क्या क्या सोच रही है। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और फोन के बारे में उसे याद कहाँ था जो वह नहीं लेता। और आर्यन को अभी भी हैरान देखकर निहारिका अपने दोनों हाथों से आर्यन के सीने पर मारते हुए बोली, तुम बुरे हो गंदे आदमी, तुम्हारी सोच भी औरों की जैसी है, अब मुझसे कभी बात मत करना वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। निहारिका आर्यन की गर्दन पर हाथ रखकर बोली और फिर उठकर जाने को होती है। निहारिका की पूरी बात सुनकर आर्यन, जो हैरान था, वह उसे उठकर जाते हुए देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर वापस अपने ऊपर खींच लेता है उसे। आर्यन की एकदम ऐसा करने से निहारिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वह आंखें खोलकर देखती है तो वह आर्यन के ऊपर लेटी हुई थी और उसके होंठ आर्यन की होंठ से चिपके गए थे और आर्यन उसे ही देखे जा रहा था। निहारिका फिर आर्यन के ऊपर से उठने को होती है तो आर्यन उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है और उसे अपने नीचे कर उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर निहारिका पहले तो हैरान हो जाती है और फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, गंदे आदमी, तुम बुरे हो, तुम्हें मुझ पर शक है, तुम और जैसे हो, मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने देना चाहती, दूर रहो मुझसे। लेकिन आर्यन उसकी बकवास सुनकर फिर से उसे किस करने लगता है और कस के उसे अपने नीचे दबा लेता है, जिससे निहारिका अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी आर्यन को खुद की ऊपर से उठा नहीं पा रही थी और आखिर में अपनी वह हार मानकर लेटी रहती है और आर्यन को उसे किस करने देती है। आर्यन निहारिका को किस कर ही रहा था, तभी उसके होठों में नमकीन सा पानी आता है और जब वह अपनी आंखें खोलकर देखा है तो निहारिका के आंसू उसकी गालों से नीचे आ रहे थे होठों के पास, जिसे देखकर आर्यन जल्दी से उसे छोड़कर साइड में लेट जाता है। आर्यन फिर निहारिका कोई देखता है जो उसके पास लेटी हुई थी, बस शांति से आर्यन फिर निहारिका की तरह पलटकर उसे उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोला, अच्छा बच्चा, सॉरी, गलती हुई, और वह सब गुस्से में बोला था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई उसे लेकर, और तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम पर कितना विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें उसने नीलामी से नहीं खरीदता। आर्यन की बात सुनकर निहारिका उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, इसका मतलब आपको लगता था कि मेरा और मर्दों के साथ भी चक्कर है तो मत खरीदते मुझे, मैंने तो आपसे नहीं बोला था। इतना बोलो उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगती है। अब आर्यन को निहारिका पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर निहारिका को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ऊपर लिटाकर उसके सिर के बालों में हाथ फिर कर उन्हें पीछे करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं था, ये बात तो मैं भी पता है कि, और मुझे भी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मुझे पता है अच्छी तरह से कि तुम्हारे दिल में भी मैं हूं, और रही बात गैर मर्दों की तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि किसी ने आज तक तुम्हें छू भी नहीं होगा मेरे अलावा, क्योंकि तुम ऐसा करने से पहले मरना पसंद करती।
आर्यन की बात सुनकर निहारिका उसकी आंखों में देखने लगती है। तो आर्यन के पीछे हाथ रख उसके होठों को देखते हुए बोला, तुम मेरी हो ना। निहारिका यानी आर्यन सिंह की, और आर्यन सिंह की जो होती है ना, उसे छूने की तो दूर की बात, कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता उसे। तो तुम भी चाहे तब भी तुम्हारे पास कोई आ नहीं सकता, ना तुमसे बात कर सकता है। और ऐसा क्यों है? क्या तुम ट्राई करके देख लेना, कोई तुम्हारे करीब आने से पहले ही मर जाएगा, वह भी मेरे कुछ किए बिना। निहारिका आर्यन की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। क्या यह आदमी सही बोल रहा है? ऐसा है, लेकिन उसे तो अपने आसपास कोई सिक्योरिटी या कोई और दिखाई नहीं देता। निहारिका ये सोच ही रही होती है, तभी आर्यन उसके चेहरे को अपने करीब ला उसकी होठों पर अपनी होठ रख उसे किस करने लगता है। और आर्यन इस करने से निहारिका पहले हैरान और फिर खुश होकर उसकी किस में उसका साथ देने लगती है उसका, और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। निहारिका को इससे कोई मतलब नहीं था कि उसकी सिक्योरिटी के लिए आर्यन ने क्या किया है, लेकिन उसे इतना पता है कि कोई उसके करीब नहीं आ सकता जब तक आर्यन उसके साथ है। किस करते करते आर्यन के हाथ निहारिका के टॉप के अंदर चला जाता है, जिसका एहसास होते ही निहारिका एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और वह आर्यन को देखती है जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। यह आदमी उसका फायदा उठाने वाला है, और यही सोचकर वो आर्यन से दूर होने की कोशिश करने लगती है। और निहारिका को ऐसा करता हुआ देखकर आर्यन निहारिका को अपने नीचे करके उसके ऊपर आते हुए बोला, देखो तुम्हें सजा तो मिलेगी मुझसे ज्यादा टेडी बेयर को प्यार करने की। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही टॉप फटने की आवाज आती है। निहारिका फिर अपने सीने की तरफ देखती है तो आप वह सिर्फ ब्रा में थी, और फिर आर्यन को जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। निहारिका नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं हब्बी, यह सब ऐसे मत कीजिए, हमारे प्यार होने का मूवमेंट बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। आर्यन जो निहारिका के ब्रा को खोलने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखा है तो समझ जाता है कि निहारिका इस मूवमेंट को अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए वो मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देता है और उसकी ब्रा को नहीं खोलकर साइड में लेट जाता है निहारिका के पास। और आर्यन को बिना कुछ किए इस तरह साइड में लेटा हुआ देखकर अब उसे बुरा लगने लगता है कि उसने उसे क्यों रोका, और लेकिन वो सच में उनकी पहले बार को अच्छी तरह से एंजॉय और बेस्ट मोमेंट बनाना चाहती थी। चक्कर में वह आर्यन को दुखी नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, करना तो है अभी या बाद में। और यही सोचकर वह आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखकर बोली, छोड़ो, आज ही करते हैं हम, उसे आने वाले पल के लिए अपने इस पल को क्यों खराब करें। निहारिका को ऐसे करते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर आर्यन उसे देखने लगता है। तो निहारिका उसके करीब आकर उससे चिपक कर बोली, मेरे लिए आप और आपकी खुशी बहुत मैटर करती है, न कि आपके इंतजार कर कर दुखी करना, इसलिए मैं तैयार हूँ। और वह अपनी आंखें बंद करके आर्यन से चिपक जाती है। आर्यन निहारिका की बात सुनकर हैरान था, वह उसे खुद से चिपका हुआ देखकर मुस्कुराकर उसे अपने बाहों में भरकर बोला, नहीं, अब तो हम फर्स्ट नाइट बनाएंगे, जब हम ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर देंगे कि एक दूसरे को कंट्रोल न कर पाए, उसे समय ही वो सब करना सही होगा। आर्यन की बात सुनकर निहारिका हैरानी से उसे देखती है अपना सिर ऊपर करके, तो आर्यन मुस्कुराकर उसे देख रहा था, जिसे देखकर निहारिका बोली, अभी क्यों कंट्रोल कर रहे हो खुद को, मैं तैयार हूं, हम कर सकते हैं। निहारिका की बात सुनकर आर्यन बोला, मैंने कहा ना अभी नहीं, और तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो लो, इतना बोल उसका हाथ अपने पैंट के अंदर ले जाता है। निहारिका पहले तो आर्यन की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे अपना हाथ नीचे ले जाकर उसके पैंट के अंदर ले जाकर उसके हाथ में आर्यन का मेन पार्ट अपने हाथ में महसूस कर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।